जी, अस्सलाम वालेकुम। जय भीम, जय संविधान। मैं आपके सामने अमन रिजवी। अगर कोई है, मुझे सुनना है तो प्लीज़ आएँ, मुझे ज्वाइन करें। बस एक ही उल्लू काफ़ी था इस गुलशन की बर्बादी को। बस एक ही उल्लू काफ़ी था इस गुलशन की बर्बादी को। हर शाख पे उल्लू बैठा है, इसका क्या होगा? सेम यही कंडीशन हमारे इस वक्त भारत की चल रही है कि हमारे जितने भी हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, जितने भी हमें गुलाम बनाकर हुकूमत कर रहे हैं, जितने भी हमें टॉर्चर करके हुकूमत कर रहे हैं, वो सारे के सारे उल्लू नील बटा नील, सारे झोला छाप यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं। मतलब विदाउट फैक्ट ये लोग बात करते हैं। अगर आप इनसे कोई भी फैक्ट की बात करते हैं तो तू पाकिस्तानी है, कोई भी चाइनीज का फैक्ट देते हैं तो तू चाइनीज है। आप अरब को डिफाइन करते हैं कि अरब में होता है तो तू अरबी है। कुछ भी बात करो, यानी कि ये फैक्ट इनको समझ में नहीं आती। वो वजह यही है कि मैं आपसे बहुत दिनों से कहती चली आ रही हूँ कि ये 101 बाप की नाजायज औलाद होते हैं, ट्यूब बीबी होते हैं, जिनको सन 2016 के बाद बहुत तेजी से बनाया गया है। और इनका जो मिक्सचर है वो गोबर और मूत्र डालकर बनाया गया है। तो ये सारे गोबर भक्त ही हैं। और कमाल की बात ये कि बहुत सारे गोबर भक्त जो हैं कदर, क्या बस कौन सी वाली गाली दूं, मैं काजल निषाद भी नहीं बन पाती कि कौन सी गालियां दूं और पता नहीं इनके साथ क्या करूं। इतने वाले ठरकी सारे के सारे ये जितने भी हैं पेडेड गूंस, आरएसएस के दल्ले पिल्ले, इतने हौसले नहीं है इनमें कि मेरी ही पोस्ट पे आके गालियां लिख दो। अब पहुंच गए मेरे फेसबुक पेज पर जी। फेसबुक पेज पे जाकर एसएमएस कर देते हैं अंदर जाकर, और कमाल की बात ये मैं ब्लॉक कर देती हूँ, उनके एसएमएस आ जाते हैं, मेरा रिप्लाई नहीं जा पाता। वहां जाकर अपनी मर्दानगी दिखाते हैं, उन्हें पता है यहाँ कोई देखेगा नहीं, बस एमन रिजवी देख लेगी या इसका मैनेजर देख लेगा। वहां जाके मर्दानगी दिखाते हैं। अबे आओ ना मेरी पोस्ट पे आके गाली दो। एक हकीकी बाप की औलाद तो गाली दो, विद फैक्ट बात करो ना। मैं भी फैक्ट से बात करती हूँ, तुम भी फैक्ट से बात करो। आ देखें जरा किसमें कितना है दम। आओ ना मैदान में तो उतरो, आओ मुकाबला तो करो। मैं तो ओपनली चैलेंज देती हूँ, आओ मुझसे मुकाबला करो। मैं एमन रिजवी बिल्कुल जाहिल, नील बटा नील, अंगूठा छाप। अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी मेरे पास बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेज है। तुमसे तो ज्यादा ही है गोबर भक्तों से। तो ये सारे ड्रामे इनके चल रहे हैं। पता नहीं कहां से आ गया कि तू विनय दुबे को बदनाम कर रही है, तू विनय दुबे के पीछे पड़ गई। मैंने भाई जरा कोई कोई मेरी एक पोस्ट बता दीजिए जहां मैंने विनय दुबे भाई को गालियां दी हूं। कोई मेरी एक पोस्ट बता दी जहां मैंने विनय दुबे भाई को गलत कहा हो। हाँ, एक मेरी पोस्ट आई थी, वो भी सॉरी नामा था, जहां मैंने विकास दुबे को गलती से 2 बार विनय बोला था। तो मैंने सॉरी नामा बोल बनाई थी वीडियो के, विनय भाई मुझे माफ कर दीजिए, मैंने 2 बार गलती से आपको बोल दिया, आपका नाम ले दिया। लेकिन वैसे मैंने कभी भी विनय दुबे भाई को गलत नहीं कहा। वो सोशल मीडिया पे चल रहा है, वो बात अलग है, वो ट्रोल हो रहे हैं, वो बात अलग है। लाइव टीवी उनको एक्सपोज कर रहा है, सारे मीडिया चैनल एक्सपोज कर रहे हैं, वो मेरा कोई उनसे मैटर नहीं है। सच जैसे होगा वो सामने आएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मैं सारे काम वक्त पे छोड़ देती हूँ, क्योंकि वक्त जो होता है बहुत बड़ा मुकर्रर होता है, बहुत बड़ा मुंतकिम भी होता है कि वो इंतकाम खुद ले लेता है, हमें जरूरत नहीं पड़ती। तो पता नहीं कैसे वाले जाहिल है। और कमाल की बात ये मुस्लिम है। चलो नॉन मुस्लिम जितने भी ये दल्ले पिल्ले हैं, इनसे तो मैं अच्छी उम्मीद करती ही नहीं, गोबर भक्त हैं। लेकिन मुसलमान मुझे गालियां दे रहे हैं। अरे भाई मेरी पोस्ट पर आओ, गालियां दो, मैं सुनने को तैयार हूं। यही तो कर सुन रही हूं मैं तो 13 दिसंबर से गालियां ही सुन रही हूँ। कर क्या रही हूं मैं 13 दिसंबर, तुम गालियां दे जा रहे हो मुझे। अब आपको मैं जैसे कोरोना के बारे में फैक्ट देती चली आ रही हूँ। आपको मालूम है कोरोना के बारे में मैं कब से बोल रही हूँ? मैं कोरोना के बारे में जब से बोली, जब नमस्ते ट्रम्प चल रहा था, तब मीडिया वाले मुझसे सवाल करते थे। तब भी मैं ये कहती थी कि भारत में कोरोना आ ही नहीं सकता, और भारत में कोरोना है भी नहीं। कोरोना की मैं आपको एक और हिस्ट्री बताती हूँ कि जिसके बीसीसी के इंजेक्शन लग जाते हैं, सबके लगे हुए, यहाँ पर पैदाइश एक टीका लगता है, पैदा होती है हमारे एक टीका घुसता है, बीसीसी का कहते हैं। वो ज्यादातर पिछड़े हुए मुल्कों में, गरीब मुल्कों में लगता है। वो हमें टीबी से निजात दिलाता है। टीबी क्या होती है? नजला खांसी, खां खां खौ खौ, जो लगातार खौ 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 करता रहे, वो टीबी तो होती है। तो हमारे बीसीसी के इंजेक्शन सबके लगा हुआ होता है। ये ज्यादातर सलम्स मुल्कों में लगता है, भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में और अफ्रीका में। तो यहां पर अगर ये टीका लगा हुआ है तो यहां पर कोरोना नहीं आ सकता। एक फैक्ट तो ये था। दूसरी बात, जो लोग सलम्स एरिया में रहते, गंदगी में खेलते हैं, सीवर का पानी पी रहे हैं, सीवर में उनके बच्चे कूद रहे हैं, तो उनको तो नहीं होगा, क्योंकि इन्हीं का जो कोरोना वायरस है वो इतना वेल एजुकेटेड है, इतना ज्यादा हाइजीनिक है कि वो जो है ना गंदगी में आता है। तो आप बताइए कि भारत की कौन सी सलम्स कॉलोनी में कोरोना आया? कोई एक कॉलोनी है?
ओखला में कम से कम 15,000 लोग रहते हैं, स्लम्स के 15,000 झुग्गी झोपड़ियों में, जहां एक भी, माफ कीजिए, अभी तक कोरोना का कोई केस नहीं आया। बिल्कुल ऐसे रहते हैं जैसे पोल्ट्री फार्म में मुर्गे नहीं होते, भिजे 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 भिजे, ऐसे रहते हैं, कोई कोरोना नहीं है। और कोरोना का इफेक्ट मैंने आपको दिया कि ये सिर्फ आपको डेटा बताती है, गवर्नमेंट आपको डेटा देती है। डेटा देने के पीछे मैंने आपको रीजन बताया। ये WHO को हमारे मीडिया के थ्रू कहते हैं 10 लाख हो गए, यानी हमारे पैसे तैयार रखो, हमने 10 लाख केस कर दिए, 12 लाख हो गए, 15 लाख हो गए। ये इलाज कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ डेटे बताते हैं, सिर्फ कोरोना के डेटे बताते हैं। और कोरोना की मैं आपको हिस्ट्री मैंने बताई भी कि ओखला में जब 10-20 लोगों को तो मैं जानती हूं जो बिल्कुल नॉर्मल बीमारी में गए थे और उनको मारकर ये कह दिया कि तुमको कोरोना था। छत पे से एक बच्चा गिरा था, हाजी कॉलोनी एक जगह है, उसको कह दिया कोरोना से मरा। एक लड़का 19-20 साल का रोड एक्सीडेंट में ट्रॉमा सेंटर जाता है, एम्स के सामने जो है, वहां पर उसका ऑपरेशन करके टांग काट देते हैं, वो संभाल नहीं पाता अपना को और वो उसका इंतकाल हो जाता है। उसको जो बना के दी जाता है डेथ सर्टिफिकेट, कोरोना हो गया। सफदरजंग हॉस्पिटल की बात बता रही हूँ। मतलब ये सारा ड्रामा चला। बिल्कुल लेटेस्ट मैं आपको एक बात बता रही हूँ, बिल्कुल लेटेस्ट मेरे पास फोन आया है कि एक बंदा कह रहा है कि अहमद निज़वी हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। मैंने कहा पता भाई तेरे साथ क्या धोखा हो गया? कहता है कि मेरी वाइफ बिल्कुल ठीक थी, उसकी तबीयत खराब हुई, मैं उसको हॉस्पिटल लेकर गया और हॉस्पिटल वालों ने मुझे ना मिलने दिया ना कुछ दिया और उसको मार के कह दिया कि इसको कोरोना था, उसको मार दिया। हस्बैंड अपनी, जाहिर सी बात है भाई, बीवी है, 1000 नोक झोंक सही, लड़ाइयां रही, सब कुछ रही, लेकिन हस्बैंड वाइफ का रिश्ता जो होता है बहुत मोहब्बत का होता है। लड़ते हैं झगड़ते लेकिन होते एक ही है। वो बड़ा दुख हुआ, बड़ा रोए। अब डेड बॉडी उन्होंने कहा तो पहले तो उन्होंने मना करा, हम डेड बॉडी नहीं दे रहे, डेड बॉडी नहीं दे रहे, लेकिन अब डेड बॉडी थोड़ी थोड़ी देने लगे। उन्होंने कहा नहीं मुझे डेड बॉडी चाहिए, तो उनको डेड बॉडी मिल गई। डेड बॉडी के बाद उनके साथ वो अस्पताल के 2-4 चेले चपट्टे भी आए, 2-4 ये वर्दी वाले गुंडे भी आए। तो डेड बॉडी बिल्कुल ऐसी कर रखी थी, बिल्कुल पन्नी में लपेट रखी थी, उनकी एक उंगली भी नजर नहीं आ रही थी। हस्बैंड को सब्र नहीं आ रहा था कि 4 दिन पहले जिस बीवी को हट्टी कट्टी जाके हॉस्पिटल लेकर गया था उसको पन्नी में लपेट के इन्होंने दे दिया कि भाई मर गई, कोरोना से मर गई। उन्होंने कहा नहीं मैं इसकी शक्ल देखूंगा। वो अड़ गए इस बात पे कि पुलिस वाले परेशान, हॉस्पिटल वाले परेशान, ये शक्ल देखने को कह रहा है क्योंकि राज खुल जाएंगे हमारे। बड़ा उसका करके उस आदमी को सब्र नहीं आया, उसने पन्नी काटी। कैन यू इमेजिन डेड बॉडी किसकी थी? डेड बॉडी मर्द की थी। जेंडर ही चेंज। उसकी आंखें नहीं थी, दिल गुर्दे फेफड़े कुछ नहीं था उसके अंदर, खाली डिब्बा था। वो हॉस्पिटल जाता है, हॉस्पिटल में कहता है मेरी बीवी कहाँ है, तो क्या कहते हैं हॉस्पिटल वाले, वो हमने दूसरों को दे दी, जिसकी डेड बॉडी हमने तो जला भी दिया। ये सारा ड्रामा चल रहा है, ये सारा बेवकूफ बनाया जा रहा है आपको। यानी उसकी बीवी को जला भून के भुट्टे भी भून दिए। ये आपकी मजहब पे हमला है, आपके मजहब पर। ये इस्लाम मजहब पे सीधा सीधा अटैक है। और ये एक केस नहीं है, ऐसे ऐसे 100 केस मेरे सामने आ चुके हैं जहां डेड बॉडी बदल दी गई और नॉन मुस्लिम को दे दी गई। उन्होंने जला के भी एक तरफ को करा, उन्होंने खोल के नहीं देखी, उन्होंने नहीं देखा कि हमारा रिश्तेदार है या नहीं है। ये बहुत बड़ा गेम खेला जा रहा है। ये इस्लाम मजहब पे बहुत बड़ा वार करा जा रहा है और हमेशा से हुआ है। भारत में तो 95 साल से मजहब को ही टारगेट कर रहे हैं, मुसलमानों को ही टारगेट कर रहे हैं। और अभी सीधी मिसाल आप देखिए, लॉकडाउन के नाम पर अभी 2 दिन का लॉकडाउन कर दिया है यूपी में। भाई 2 दिन का लॉकडाउन होगा और अब 25 से क्या बोल रहा है वो कि 25 हम कर्फ्यू लगा रहे हैं 5 दिन का। यानी कोई भी जरा सा भी चांस नहीं छोड़ेंगे ये कि आप बकराईद बना लें। सैटरडे से लॉकडाउन क्यों करा भाई आपने? कोरोना वायरस जो थक गया, 5 महीने में थक गया, मर गया, बीमार खा के सोएगा 5 दिन, फिर सैटरडे संडे में आएगा, कहता हुआ आ देखें जरा किसमें कितना है दम। सैटरडे संडे में आके टहलेगा वो सड़कों पर। किसको बेवकूफ बना रहे हो तुम भाई? किसको बेवकूफ बना रहे हो? ये तो बताओ किसको बेवकूफ बना रहे हो? 2 साल का बच्चा भी जानता है वाली बात कि तुम बेवकूफ बना रहे हो। कोरोना कुछ नहीं है, तुम्हारे डेटे देने से 10 लाख 20 लाख 30 लाख कोरोना नहीं हो जाएगा। और दिल्ली में कुर्बानी ना हो, दिल्ली में कुर्बानी ना हो, इसके लिए केजरीवाल ने यहां पर गाजीपुर मंडी को लॉक कर रखा है, बिल्कुल सील कर दिया ताकि आप बकराईद ना बनाएं, क्योंकि सबसे बड़ा बकरा एक्सपोर्ट, भैंस एक्सपोर्ट वहां से होती थी। और जितने भी दिल्ली में शेल्टर लगते थे जहां बकरों की मंडी लगती थी, सबको मना कर दिया कि यहां पे कोई मंडी नहीं लगेगी। तो ये आपके मजहब पे सीधा हमला करा जा रहा है।
वो अलग बात है कि मुर्गा महंगा होता है। सबसे ज्यादा कौन खाता है? नॉन मुस्लिम। अरे नवरात्रों में 60 रुपए किलो हो जाता है, 60 रुपए किलो, जब तुम व्रत रखते हो। कैसे हो जाता है? आज ही मैं चिकन लेकर आई हूं, 160 रुपए मिला है। 160 रुपए किलो लेकर आई हूं आज ही मैं। नवरात्रों में 60 रुपए किलो, 70 रुपए चलता है। तो चिकन सबसे ज्यादा तुम खाते हो, बकरा सबसे ज्यादा तुम खाते हो। और बीफ का एक्सपोर्टर भारत में जितने भी हैं वो सारे के सारे एक दो जैन है और ब्राह्मण हैं। और गाय की जो खाल का काम करते हैं वो सारे के सारे बनिए हैं, जिनकी 8 कंपनी को तो मैं जानती हूँ जो गुड़गांव में है। तो किसको बेवकूफ बना रहे हो तुम? कौन कौन बेवकूफ बनना है? बहुत दिन हो गए बेवकूफ बनाते बनाते। और भैया सवाल करो उस ठरकी चौकीदार से, जब तूने भारत में लॉकडाउन लगाया था उस वक्त मात्र भारत में 550 केस थे कोरोना के, तब तो तूने पूरा भारत बंद कर दिया था। तो तूने जब लॉकडाउन करा तो तेरे लॉकडाउन के बाद तो 10 लाख केस हो गए। 10 लाख कैसे हो गए बताना? तूने तो लॉकडाउन कर दिया था, तूने तो सारी जिंदगी जाम कर दी थी। और जब 10 लाख केस हो गए तो तूने खोलने शुरू कर दी चीजें। हम अपनी गाड़ी में जाएंगे तो कोरोना हो जाएगा, हम अपने कन्वेंस में जाएंगे तो कोरोना हो जाएगा, लेकिन ये जाएंगे कोरोना नहीं होगा। सरकारी कंपनियों में कोरोना नहीं होगा, प्राइवेट कुछ काम करेंगे तो कोरोना हो जाएगा। 99.9 लोगों को बेरोजगार कर दिया, बर्बाद कर दिया मोदी सरकार। लेकिन सवाल कौन करे? जो सवाल करेगा यूएपी फ्री में ले लो, फ्री में। इनके बाप का जो संविधान बनाया ना, नागपुर के आतंकवाद के अड्डे में जो उन्होंने संविधान बनाया है, फर्जी संविधान, उसमें ये फ्री में यूएपीए बांटते हैं। कौन सा संविधान की बात करते हो जब तुम मानते नहीं हो भीमराव अंबेडकर के संविधान? और कहां लिखा हुआ है भीमराव अंबेडकर के संविधान में कि जो कानून की बात करे तुम उस पर यूएपी लगा दो, तुम्हें एनएसए लगा दो? कहां लिखा हुआ है? मुझे भी बता दो जरा, मैं भी तो पढ़ लूं। कि तुम गोबर वक्त पढ़ के बैठ गए, चाय वाला पढ़ के बैठ गया, सारे झोला छाप पढ़ के बैठ गए तुम कानून को, कि जो कानून की बात करेगा उसे पकड़ के जेल में डाल दो, जो इंसानियत की बात करेगा पकड़ के जेल में डाल दो, जो कहेगा भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, चल बे चल जेल जा, क्योंकि तूने कानून की बात करी। इनका मतलब ये है कि तूने भीमराव अंबेडकर के कानून की बात करी, तूने हमारे कानून की बात नहीं करी है। तू इंसानियत की बात करेगा तो हमारा जो कानून जो हम बना चुके हैं, अपना संविधान, 30 पेज का संविधान बना चुके हैं ये आरएसएस वाले। 30 पेज का संविधान बना हुआ है जिसमें आप अगर हक की बात करेंगे तो ये आपको मारेंगे। और कौन से डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो भैया? आप ये बता दो, ये डेमोक्रेसी इसको कहते हैं? ये डेमोक्रेसी है? आप हक की बात नहीं कर सकते, आप इंसाफ की बात नहीं कर सकते, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो गई तो कौन सी डेमोक्रेसी? अरे हम गुलाम है, गुलाम। सन 2014 से हम गुलाम बन चुके हैं, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं है। हम फिर भी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी कर रहे हैं। कोई डेमोक्रेसी नहीं है ये। कौन सी डेमोक्रेसी है? अंग्रेज इनसे कम जालिम थे। इन्होंने क्या दिया? अंग्रेजों ने डेवलपमेंट दिया था भारत को। काश अंग्रेजों से हमने भारत आजाद ना कराया होता, कुछ तो मिलता हमें, कुछ तो पढ़े लिखे होते, कुछ तो कंपनियां लगी होती। इन्होंने क्या दिया? सब लूट लूट के खा गए। अंग्रेजों ने सब कुछ दिया भारत को, सबसे ज्यादा अंग्रेजों ने मुगलों ने दिया था। तुमने क्या दिया चड्डीधारी गैंगो? तुमने सिर्फ ट्विटर पे बांटी मदद। तो क्या सारे गरीब ट्विटर को ऐसे करके चाटे हैं कि भाई ट्विटर पे खाना मिल रहा है, चाटना शुरू कर दे? ट्विटर खोल भाई, सारे गरीबों ट्विटर खोलो, चाटना शुरू कर दो, क्योंकि राशन तुम्हें ट्विटर पे मिल रहा है, सारी फंडिंग तुम्हें ट्विटर पे ही मिल रही है। तो हम गुलाम बन चुके, लेकिन आप इस वाली बात को मानेंगे नहीं। आप लोकतंत्र 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 कर रहे हैं। कोई लोकतंत्र नहीं बचा, ये ठोकतंत्र हो चुका। और ये वर्दी वाले गुंडे हमें मार रहे हैं क्योंकि ये इसी सिस्टम का हिस्सा है। इनको ऑर्डर दे दिया गया कि जो भी हक की बात करे उसको तोड़ो, उसे मारो, और इन पे कोई कार्रवाई नहीं। वो अलग बात है, फिर इनका भी एनकाउंटर होता है क्योंकि देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है। जब जुल्म करोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। उसका सबूत वही है यूपी में कि 10 पुलिस वालों को कैसा टपकाया था विकास दुबे ने, और कैसे खुश हुए थे सारे ब्राह्मण कि क्या काम कराया हमने, हमारी पावर देखो। तो सच में शायद ये इसी लायक है कि इनके साथ ऐसा ही हो कि कोई भी माफिया आए, कोई भी गैंगस्टर आए, इनको ऐसे ही मारे, इनको औकात याद दिलाए। सारा इनका जो मुजरे हैं, सारी ताकत सिर्फ तुम गरीबों को दिखाओगे, दलितों पे दिखाओगे, मुसलमानों पे दिखाओगे। किसी जालिम को पकड़ते हो, किसी जालिम को पकड़ा, इनको तुम पूरा सिक्योरिटी में लेके चलोगे कि भाई इनको कोई नुकसान ना हो जाए। तो ये फर्जीवाड़ा चल रहा है। एक फर्जीवाड़ा और बताओ मैं आपको। एक बंदे मेरे पास फोन है, मैं जानती हूँ, उनकी मम्मी के परसों नाक में से खून आने लगा, शायद गर्मी ज्यादा थी, नक्सीद छूट गई होगी। वो हॉस्पिटल ले गए, ईएनटी हॉस्पिटल करके इस तरफ जहां पर ये अपोलो पड़ता है। उनका कोरोना चेकअप से कहते पॉजिटिव। उनके हाथ पैर फूल गए उनके बच्चों के, भाई अब तो हमारी माँ गई, अब तो ये मार के ही छोड़ेंगे।
उसके बाद उन्होंने अप्रोच निकाली, प्राइवेट हॉस्पिटल था, उन्होंने किसी डॉक्टर से अप्रोच निकाली तो कोई बेचारा फरिश्ता से मुसलमान डॉक्टर निकल कर आ गया जो उनके ताल्लुक में था। वो अंदर जाते हैं, अंदर जाके उनका फिर कोरोना टेस्ट होता है तो निकलता है निगेटिव, क्योंकि ताल्लुकात निकल कर आ गया। ये सब फर्जीवाड़ा चल रहा है। अगर आपका कोई पुरसाने हाल नहीं है, चाहे वो अस्पताल सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, आप मर के ही आओगे, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर है। आंकड़ा देना है ना WHO वालों को, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि सिर्फ एक केस पे $1500 हैं और एक डेड बॉडी पे 20 लाख, और फिर बॉडी के साथ जो ये हरकतें कर रहे हैं, आंख निकाल रहे हैं, दिल गुर्दे फेफड़े निकाल रहे हैं, वो इनकी ऊपर से कमाई, वो इनकी अपनी पर्सनल कमाई है। सारा फर्जीवाड़ा ये चल रहा है। बॉडी को ऐसे रैप करके देते हैं, क्या कहते हैं, खोलना मत नहीं तो कोरोना हो जाएगा। अगर कोरोना इतना ही खतरनाक था, डॉक्टर क्यों नहीं मर रहे हैं, नर्स क्यों नहीं मर रही हैं? उन हॉस्पिटल के डॉक्टर भी तो पटापट मरने चाहिए। चलो हमने माना कोरोना है, तुम सीसीटीवी लगाओ हॉस्पिटल में, सीसीटीवी लगाओ हॉस्पिटल में सारे, और बाहर लगा दो LED, ताकि हम देखें हमारे पेशेंट के साथ तुम कर क्या रहे हो, क्या क्या निकाल रहे हो उसका, तुम कैसा ट्रीटमेंट दे रहे हो, तुम उसको लगाओ LED। जब शाह की जो रैली निकल सकती है वहां पर LED लग सकती है, तो फिर अस्पतालों में LED क्यों नहीं लग सकती, सीसीटीवी क्यों नहीं लग सकते, ताकि हमें भी सुकून हो जाए कि हमारा पेशेंट जो है अंदर सेफ है, हम बाहर ही खड़े हुए LED पे देखेंगे। लगाओ, हिम्मत है तो लगाओ, नहीं लगाओगे क्योंकि तुम्हारी पोल खुल जाएगी, तुम्हारी औकात सबके सामने आ जाएगी। और आप ही सवाल करिए ना, जब कोरोना का वैक्सीनेशन इजाद नहीं हुआ तो कोरोना से अमिताभ बच्चन कैसे सही हो गए, ये क्यों नहीं मरा, संबित पात्रा क्यों नहीं मरा, केजरीवाल क्यों नहीं मरा, ज्योतिराव सिंधिया क्यों नहीं मरा, इसकी मां क्यों नहीं मरी, जी न्यूज वाले भी नहीं मरे। जब कोरोना का कोई वैक्सीनेशन नहीं तो कैसे बच गए भाई, ये कैसे वापस आ गए? कोरोना से इनकी रिश्तेदारी, और हम और आप नॉर्मल बीमारी में भी जाएंगे, सर दर्द में जाएंगे, पेट दर्द में जाएंगे, हार्ट पेशेंट बन के जाएंगे, किडनी पेशेंट बन के जाएंगे, तो आपको कोरोना बता देंगे। और मैंने आपको बताया था कि डायलिसिस का पेशेंट थे, काउंसलर था जाफराबाद का, उसको मार दिया इन्होंने और कोरोना की रिपोर्ट बनाई थी, जमीर मुन्ना। ये हाल चल रहा है, टोटल फर्जीवाड़ा चल रहा है। लेकिन सवाल करेगा कौन? सवाल ये उठता है, जो सवाल करेगा भाई उस पर UAP है, इनका बाप का माल है, UAP है, दर्जन में इनके पास फ्री फंड में पड़ा हुआ है कि UAP लगाओ और डरा डरा के जेल में डालो, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो भी आवाज उठेगी उसको जेल में डाल देंगे। और जेल में डालने का मतलब है कि दूसरा आदमी फिर सोचेगा हाय हाय, हम ये बोला था तो ये जेल में चला गया, हम भी ना बोले। तो ठीक है, मत बोलिए, गुलाम बन जाइए, मत बोलिए, पूरा भारत बंटवा दिए, मत बोलिए। चाइना हमें लूट रहा है, नेपाल हमें लूट रहा है, कुछ दिन बाद सारे मुल्क आएंगे माले गनीमत समझ के लूट रहे हो, और सही है, लूट जाए ज्यादा बेहतर है भैया, लूट जाए ज्यादा बेहतर है, कुछ डेवलपमेंट ही हो जाएगा। मैं तो कहती चाइना ही पूरा कब्जा ले भारत को, कम से कम कुछ कंपनियां तो लगाएगा यहाँ पर, हमें 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी। मर रहा है इस वक्त हिंदुस्तान, मर रहा है इस वक्त, कौन दिखा रहा है इस वक्त? पूरी पूरी फैमिली खुदकुशी करके मर रही है, हजारों मर रहे हैं लोग, इंसानियत मर रही है इस वक्त, कौन दिखा रहा है? कोई मीडिया दिखा रहा है? कोई यूट्यूबर वहां तक पहुंच पा रहे हैं? खाना नहीं, जॉब नहीं, एजुकेशन नहीं, बिजनेस नहीं, क्या बचा है किसी के पास? 101% बर्बाद हो चुका है पूरा भारत। तो फिर तो चाइना से कहो भाई, चाइना तू अंदर आ और कंपनियां लगा के हमें बिजनेस दे, हमें जॉब दे, हमें मजदूर बना, हमें गुलामी मंजूर है, हमें गुलामी मंजूर है। जब हमें इन दल्ले पिल्लों की गुलामी करनी है और फ्री वर्ल्ड में इनसे पिटना है और जलील होना है और मजहब पे हमारे हमला होना है, तो फिर चाइना हमारे लिए क्या बुरा है? कम से कम कुछ डेवलपमेंट तो करेगा, कुछ तो डेवलपमेंट करेगा ना भारत में वो। तो कब्जा ले भी चाइना में, और कब्जाए जा रहा है, और ये कह जा रहा है नहीं, एक इंच जमीन नहीं, पूरा लद्दाख चला गया, एक इंच जमीन नहीं ली, पूरी गलवाहल चली गई, एक इंच जमीन नहीं ली, फिंगर 8 7 6 4 5 3 सब चली गई, लेकिन एक ही जमीन नहीं गई। क्यों? क्योंकि ठरकी चौकीदार कह रहा है, और ये चिंपांजी मीडिया जो है ना, तो तांडव करता है, ये कह रहा है। तो ये सही है, सब झूठे, इंटरनेशनल मीडिया झूठा, सारा प्रिंट मीडिया झूठा, हिंदुस्तान की मैगजीन झूठी, यहाँ की आर्मी फौज भी झूठी, जो कह रही है कि हाँ चाइना आ गया। सच्चा कौन? ठरकी चौकीदार हमारा, चाय वाला, चाइनीज चमचा एजेंट, और ये सारे के सारे फ्री फंड के जो चमचे हैं 1 करोड़, ये सच्चे है। बाकी पूरा भारत जो है 137 करोड़ जो वो झूठे हैं, सिर्फ ये चमचे सही हैं। गलबहाल झील में थोड़ा पानी आ जाता है, चाइना अपने तंबू पीछे लगा लेता है, ये सारी मॉडर्न रंडियां नाचना शुरू कर देती हैं। रूबी का लियाकत और ये दूसरी वाली जो अंजना को, हमने चाइना को पीछे खदेड़ा। अबे जाइलो, तुमने नहीं खदेड़ा था, जाइलो पानी आ गया था, पानी भर गया था तो तंबू उन्होंने पीछे लगाए थे, तुम क्या खदेड़ोगे?
तुम्हारी औकात है, तुम खदेड़ोगे। ये हराम खोनियां तो ऐसे बैठ जाती है न्यूज चैनल पे जैसे मानो यही सुअर की बच्चियां लड़ रही हैं सरहद पे, इन्हीं के खसम लड़ रहे हैं जाकर। हमारे फौजी नहीं लड़ रहे, इनके खसम लड़ रहे हैं। ऐसे हरामजादियां करती हैं रिपोर्टिंग, ऐसे चीखम चिल्ली करती हैं सुअर की बच्चियां। खा के कौन सी शिराजीत आती है, ये कौन सी चीज खाती है जो इतनी बावली बहरान चढ़ जाता है इनके दिमागों को। सारी फेक न्यूज, सारी फर्जी न्यूज। इन हरामखोरों को पाकिस्तान की गर्म हवा नजर आ जाती है। मैं तो हैरान हूं भैया, कौन से वाले साइलेंसर फिट है इनके दिमाग में। पाकिस्तान का टिड्डियों का हमला, पाकिस्तान ने करा टिड्डी दल का हमला। इन्हें हरामखोरों को यही नहीं पता कि टिड्डी दल जो है वो अफ्रीका से चला था। वो ये स्कूल की शक्लें देखी हो तो ये सोती है कोट पैंट पहना, मेकअप करा, बाल खोले तो हम पढ़े लिखे हो गए। एजुकेशन नाम को नहीं। पाकिस्तान से कबूतर पकड़ लिया, जासूस कबूतर पकड़ लिया। हरामखोर बताओ, परिंदे भी जासूस हो गए, वो भी आतंकवादी हो गए। जो भी पाकिस्तान की तरफ से आएगा, अब तो खैर नेपाल की तरफ से जो आएगा वो भी जासूस होगा, जो चाइनीज की तरफ से आएगा वो भी जासूस होगा। अब तो बांग्लादेश भी हमारा दुश्मन, वो भी जासूस होगा। भूटान के अब तो सारे परिंदे जितने भी होंगे उनको पकड़ पकड़ के जेलों में डालेंगे। और इन फ्यूचर ये दल्ले पिल्ले जो एक जेल, कुत्तों की जेल, बकरियों की जेल, ये भैया पाकिस्तानी कुत्ते हैं, ये पाकिस्तानी कबूतरों की जेल है, ये नेपाली कबूतरों की जेल है, क्योंकि अकल तो इनमें है नहीं। तो ये इस तरह का ड्रामा करेंगे। टिड्डियों के लिए क्या करेंगे, मेरा ख्याल से बहुत बड़ा जाल लगा देंगे। हमने टिड्डी पकड़ ली, फिर पाकिस्तान आएगा, ले भैया पैसे जमानत ले ले हमसे, हमारी टिड्डियां हमें वापस कर दे, हमारे कबूतर हमें वापस कर दे, हमारे कुत्ते बिल्ली हमें वापस कर दे। तो बंद करो ये जहालत, ये तांडव, ये ड्रामा, रियलिटी दिखाओ। किस तरह जाती होंगी अपने घरों में, इनकी औलाद ने जूते नहीं मारती होगी कि तू दिखाकर क्या आई अम्मा, तूने दिखाया क्या है। पूरा मजाक बना रखा है। अमिताभ ने हका, ऐश्वर्या ने पादा, करीना ने ये करा, करीना उधर को गई, उसका बेटा उधर को गया। ये न्यूज होती हैं सारे दिन तुम ये ड्रामा। और कोई गलती से पढ़ा लिखा बंदा चले जाए तो ये हरामखोर चिल्लम चिल्ली करके उसको बोलने ही नहीं देते। इनको ऊपर से ऑर्डर होता है, अगर कोई भी हमारे लिए सवाल करे, अगर किसी को हमारी कमी पता चल जाए तो तुम कुत्तों की तरह उन पर चढ़ जाना, आवारा कुत्तों की तरह चढ़ जाए। ये मीडिया कुत्ते नहीं तो बावले कुत्ते, जिनको देख के अच्छे अच्छे इंसान भागते हैं। तो ये भारतीय स्ट्रीम मीडिया कुत्ती है, कुत्ता मीडिया है, जो बावले हैं, बहरान है कि ये जिसके काट ले 14 नहीं 28 इंजेक्शन लगे उसके। बहुत दिन तक तो बावला रहता होगा, हम गए कहाँ थे। इसलिए इनके यहाँ कोई जाता भी नहीं। पैनल पे जो भी है वो जीडी बख्शी को लेके बैठ जाएंगे, वो रिटायर आर्मी ऑफिसर, वो माँ बहन की गालियां देगा। यानी फौजी भी इन्होंने खरीद रखे हैं। जैसे 15,000 में हमारे यहाँ मुल्ले जाते हैं, रेंटल मुल्ले, ऐसे फौजी भी कुछ बिके हुए हैं जो जाते हैं। तो ये हाल कर रखा है पूरे भारत की, ऐसी की तैसी मार रखे। इंटरनेशनल मीडिया पे जाके देखो उस कबूतर का कैसे मजाक उड़ा रखा है। पीजन प्रिजन, पीजन प्रिजन, यानी कबूतर जेल में, कबूतर जेल में। ये ड्रामे हैं इनके। हकीकत नहीं दिखाएंगे, ओरिजिनल नहीं दिखाएंगे कि हो क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं। और जिन ब्राह्मणों के लिए दुहाई देते थे उन ब्राह्मणों का एनकाउंटर करना शुरू कर रखा है। बहुत तेजी से पूरे भारत में ब्राह्मणों को मार रहे हैं, क्योंकि मैं पहले से कह रही हूँ ये आतंकवादियों की सरकार है, ये भगवा आतंकवादी। अभी मैंने अपने फेसबुक पेज पे एक वीडियो डाली है जहां ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, मिसाइल चला रहे हैं, बंदूकें चला रहे हैं, आग लगाना सिखा रहे हैं, आग में से इनको बच के निकलना सिखा रहे हैं। और ये मुसलमानों को कहते हैं हम आतंकवादी होते हैं। हराम खोरो, इस्लाम को स्टडी करो। 1400 साल पुराना मजहब है हमारा, 1400 साल पुराना। और 1400 साल में सिर्फ 100 साल पहले हम आतंकवादी बने, 80 साल पहले। क्योंकि 90 साल से तुम्हारा वजूद आया है, और जब से तुम्हारा वजूद आया है आरएसएस का, तब से तुमने हमें आतंकवादी बनाना शुरू कर दिया। अरे 1400 साल पहले जब इस्लाम आया था तब तो डिजिटल एजुकेशन भी नहीं थी, तब तो कट्टर मुसलमान होते थे। तो उस वक्त तो कोई नहीं था आतंकवादी, उस वक्त तो कोई नहीं था जिहादी। जब हम डिजिटल दौर में आ गए, जब मुसलमान अच्छे खासे 70% इस्लाम से दूर हैं, दुनियादार हो चुके, तो वो जिहादी बन गए। वो जिहादी नहीं बने, वो हरामखोर तुमने बनाया है। टोपी तुम लगा लेते हो, बुर्खा तुम्हारी औरतें पहन के पकड़ी जाती हैं। वो गुंजा आई तो थी, मोदी की बेटी जो है गुंजा, आप जानते होंगे, गुंजा मोदी की बेटी है जिसको मोदी फॉलो कर रहा था। उसको भेज दिया, जा भाई शाहीन बाग में बुरखोड़ के चलिए, बिरयानी खा कर आ, मेरे पास पैसे नहीं है, चाय आज चाय का ठेला नहीं लगाया मैंने, तो 500 रुपये तुझे मिलेंगे, लेकर आ। वो आके बैठ गई हराम। लेकिन जैसे रिकॉर्डिंग कर रही थी कि बिरयानी कितनी कितनी मिल रही है, एकदम पकड़ेगा, उसको पकड़ लिया। तो 500 रुपये बिरयानी पे तो उसकी मोदी की बेटी आई थी गुंजा यहाँ पर। तो ये तो हरामखोर ऐसे हैं, बुरके को यूज कर लेते हैं, लुंगी पहना के मुसलमान बन के टोपी लगा के चले जाएंगे कि ट्रेन की पटरी उखाड़ रहे थे। हुआ था बंगाल में। तो तुम हो हमारी शनाख्त लेके, तुम आतंकवादी हो, तुम कुत्ते हो, तुम पता नहीं कौन सी नाजायज
कौन किस नाजायज के तुखम हो, तुम तो किसी माँ से पैदा हो ही नहीं सकते। मैं तो खुद कहती हूँ जितने भी आरएसएस वाले और जितने भी चड्डीधारी गैंग है, जितने भी गालियां देने आते हैं फेसबुक पर, सारी फेक आईडी जय श्री राम की पिक्चर लगा रखी है। अपने भगवान ने आतंकवादी खुद घोषित कर दिया कि हमारा भगवान श्री राम जो आतंकवादी था, क्योंकि उसी का श्री राम जय श्री राम करके तो तुम आतंकवाद मचाते हो। जय श्री राम का नारा लिखेंगे, नीचे मुझे गालियां लिख देंगे। हरामखोर तुम हो क्या? स्कूल की शक्ल तुमने नहीं देखी, माँ की कोख से तुम पैदा नहीं हुए, तुम तो बैक साइड औलाद हो जो गुफा में पैदा होते हैं। अब मैं तो भैया हैरान हूं उस बेवकूफ को। हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत होती है। कौन था वो बावला जो कह के मर गया? हमारा ठरकी चौकीदार मोदी कुआरा, यूपी का योगी कुआरा, टाटा कुआरा, बाटा कुआरा, ये हमारा 1.25 आंख वाला कुआरा, हमारा राहुल गांधी कुआरा, और ये सारे के सारे कामयाब। तो कहाँ है वो औरत जो इनके पीछे थी? तो किसने बनाई इतनी गलत मिसाल कि हर कामयाब मर्द के पीछे कामयाब औरत होती है? मैं तो उसको ढूंढने में कौन था वो जो मिसाल बना के चला गया और हमें बेवकूफ बना गया, और हम ढूंढने भाई कहाँ है वो कामयाब औरतें। तो ये जितने सारे के सारे लंडूरे हैं जो सारे कामयाब है, इनके पीछे कोई औरत नहीं है, और इन्होंने ही देश को बर्बाद कर रखा है। सिर्फ राहुल गांधी को अलग कर दीजिए आप, और ये जितने सारे हैं सबने, इन्होंने लंडूरों ने पूरे भारत की ऐसी की तैसी मार रखी है। अंबानी के कर्जे माफ हो रहे हैं, अंबानी के कर्जे माफ हो रहे हैं। उसने करा क्या भारत के लिए? कोई रेलवे लाइन दी, कोई एयरपोर्ट दिया, कोई अस्पताल दिया, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी कुछ दिया, कोई पॉलिटेक्निक दिया, कुछ दिया? हाँ लिया, सब बाप का माल समझ के ले रहा है। तेरा बाप का माल है, लूट रहा है, लूट। और हम भी डेटे देते हैं, अदानी ने ये ले लिया भाई, आज अदानी ने ये ले लिया। इन फ्यूचर में पेपर साइन हो चुके, यूपी की रोडवेज भी जा रही है, वो भी प्राइवेट हाथ में जा रही है। सबको गुलाम बना दिया, सब गुलाम हो चुके, और हम खुश, हमारे डेमोक्रेसी, हम भारत में लोकतंत्र में रहते हैं। हम लोकतंत्र में नहीं रहते, अब हम ठोकतंत्र में रहते हैं। जो भी बात करेगा ठोक दिया जाएगा। डॉक्टर कफील आपके सामने मिसाल हैं, मीरान हैदर आपके सामने मिसाल हैं, सफूरा जरगा आपके सामने मिसाल हैं, शर्जील उस्मान, शर्जील इमाम, कितने सारे हैं। सारे के सारे कौन थे ये लोग? ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, ये संविधान बचाने निकले थे। क्या करा इनके साथ? UAPA, NSA, आतंकवादी दिफाई लगा के इनको जेल में डाल दिया, और जेल में इनको ऐसे पीट रहे हैं जैसे मानो बहुत बड़ा टेररिस्ट हो। और टेररिस्ट था जो देवेंद्र, टेररिस्ट था DSP जम्मू एंड कश्मीर का, उसको कहा नहीं भाई तू तो हमारी अपनी बरादरी का है, तू तो मार काट, तू तो खुली छूट, क्योंकि आतंकवादी भाई होते हैं, हम भी RSS वाले, और तूने तो सब हमारे कहने पर करा था, क्योंकि वही देवेंद्र था जिसने पुलवामा अटैक कराया था, वही देवेंद्र था जिसने पार्लियामेंट पे हमला करवाया था, और जिसमें इन्होंने अफजल गुरु को फांसी पे चढ़ा दिया था, जल्दी से चढ़ा दिया कि भाई अफजल गुरु आतंकवादी। और अफजल गुरु चिल्लाता रहा कि मैं मास्टरमाइंड नहीं, मास्टरमाइंड देवेंद्र है, लेकिन तब नहीं सुनी। वहां मोदी के साथ सेल्फियां खिंचवा रहा था, मोदी के साथ पीछे खड़ा हुआ था। आप मोदी के पीछे जाकर जितने भी देखो ना ग्रुप फोटोग्राफी कर रखे, सारे के सारे चोर चकार, चाहे वो मालिया हो, चाहे वो नीरव मोदी हो, जितने भी हैं, या यस बैंक का मालिक हो, वो सारे चोर चकारों के पीछे फोटो खिंचवाता है ये। और फिर मैं तो चौकीदार हूं। अब तो हमें भी पूरे सब भारत को समझ में आ गया, तू चौकीदार है लेकिन हमारा नहीं है, तू इनका चौकीदार है जो भारत के सबसे बड़े आतंकवादी कुत्ते हैं, जो भारत को लूटने के लिए आए हैं। तो जागिए आप, ये भारत आपका है, कुछ नहीं बचा, अब कुछ नहीं बचा, सिर्फ संविधान बचा है। संविधान फॉलो नहीं हो रहा, सिर्फ बचा है। उस संविधान को बचाना आपकी जिम्मेदारी, उसकी रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। यूनाइटेड हो जाइए, जब इतने बड़े बड़े लोगों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। इन्होंने आपको एक एक करके अलग कर दिया है, तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू सरदार है, तू ईसाई है, ताकि फिर ये आपको सेपरेट करके मारे और मार रहे हैं, और आप पिट रहे हैं और मर रहे हैं। आप खुद कोरोना का टेरर बांट रहे हैं। हाँ कोरोना है, कोरोना है, कोरोना है। देखो अपने घर में, देखो अपने मोहल्ले में, देखो अपनी स्टेट में, सड़क पे देखो कोई मरा हुआ नजर आया कि गिरा, चल के गिर गया, फौरन पट से गिर गया, कोरोना तो मर गया? नहीं मरता। तो क्या वजह है जो अपने पैरों पे जाता है सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल, फिर 5 दिन बाद कहते हैं उसको कोरोना है और मर जाता है? सोचो, लगाओ अकल अपनी। और गवर्नमेंट बार बार डेटे क्यों देती है? इतने लाख हो गए, ये बताना। अस्पताल में जो हार्ट पेशेंट है वो इतने हैं, और जो सही होते वो भी तो बताना कितने सही होके चले गए। और जब कोरोना का वैक्सीनेशन नहीं बना तो फिर ये कैसा कह रहा है बिल गेट्स, मैं वैक्सीनेशन लाऊंगा, मैं वैक्सीनेशन लाऊंगा। किसके पे लगाएगा? अपने घुसड़ेगा उसको वैक्सीनेशन को। चाइना से बीमारी कैसे चली गई? चाइना में क्या वैक्सीनेशन था? इटली से कैसे चली गई? ईरान से कैसे चली गई? वैक्सीनेशन था। तो सवाल बनता है, और ये सवाल आपको पूछना है,
और आपका हक है कि पूछिए कि कहाँ है वो वैक्सीनेशन। और जब वैक्सीनेशन नहीं तो कैसे बच गया अमिताभ? तू क्यों नहीं मरा? तू मरना चाहिए था, तू तो एक्सपायरी हो गया तेरे। तो ये कहते हैं कि भाई कोरोना जो, अगर कोरोना वायरस किसी को हो जाए तो बुढ़े जल्दी मरते हैं। ये तो बुढ़ा है, एक्सपायरी डेट है, ये क्यों नहीं मरा? जितने ये सारे के सारे मैंने आपको गिनवाए, केजरीवाल ये कौन सा जवान है, ये क्यों नहीं मरा? ज्योतिराव सिंधिया चलो जवान, इसकी माँ तो बुढ़ी है, वो क्यों नहीं मरी? संबित पात्रा नहीं मरा। मतलब इनको इम्यूनिटी, ये 80-80 साल के ठरकियों की इम्यूनिटी 12 साल के बच्चों जैसी है। और हमारे यहाँ कोई 12 साल का बच्चा भी जा रहा है तो डेड बॉडी आ रही है। तो ये आपको बावला बनाया जा रहा है। सुधर जाइए, अब भी समझ जाइए और संविधान को बचाइए, अपनी नेशनलिटी को बचाइए, अपने भारत को बचाइए। प्लीज यूनाइटेड हो जाइए आप सब। इनको नाको चने चबा दिए, उखाड़ फेंकिए सरकार को। और जो जितने भी दल्ले पिल्ले पुलिस वाले भी आपको आके मारते हैं और आप देख रहे हैं कि एक बंदे को मारे, सारा झुंड का झुंड चढ़ जाए, मारे उसको भी मॉब लिंचिंग करके मारेंगे। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू किसी गरीब मजदूर को, मजलूम को मार रहा है। ये मत देखिए पिटने वाला दलित है कि मुसलमान है, हिंदू है। ये देखिए जो पिट रहा है वो भारतीय और इंसान है। उसको बचाना आपकी जिम्मेदारी है। जब तक आप एक नहीं होंगे, ये चाय वाला ठरकी चौकीदार आपको ऐसे बर्बाद करता रहेगा। क्योंकि इसको नागपुर के ऑफिस से मिल रहा है नोटिस। मोहन भागमत तो गुफा में चला गया, भाग मत पता नहीं कहां भाग गया। वो ऑर्डर दे रहा है, तू ये कर, अब तू ये कर। ये तो कठपुतली है, अकल से पैदल, अकल इसमें नहीं है। चाय वाला है, चाय वाला। इसकी ब्लैक एंड व्हाइट मैंने एक पिक्चर देखी थी, 20 साल पुरानी, अमेरिका गया था, बताओ, ये चाय बेच बेच के। हमारे मोहल्ले का चाय वाला सही से किराया नहीं निकाल पाता, ये अमेरिका की विजिट कर आया था। तो ये झूठ बोल रहा है, कोई चाय नहीं बेची इसने, सिर्फ टैग लगाएगा चाय वाला हूं। सबसे महंगे भारत के इतिहास में सबसे महंगा प्रधानमंत्री है ये, जिसका पैर जमीन टिका ही नहीं था। ये तो आवारा बेटी है, जिसके कहते नहीं करेक्टर लेस बेटी होती है, घर से बाहर पैर निकला हुआ है। तो इसका भारत में कभी दिल नहीं लगा। अब इस मुल्क में जा रहा हूं, अब उस मुल्क में जा रहा हूं, अब इसकी झप्पी पा रहा हूं, अब उसके गले लगाऊं। जिसका हाथ पकड़ लिया तो छोड़ता नहीं कि भैया तू मेरा दोस्त। और खासकर अगर कोई औरत हो फिर तो छोड़ता ही नहीं, फिर तो उसकी नजर देखो यूं, मतलब नजरों से ही रेप कर लेता है ये हमारा ठरकी चौकीदार। आप देखिए पिक्चर, नीता अंबानी का हाथ पकड़ के, हाय कब मिलेगी तू? ट्रम्प की बीवी का हाथ पकड़ लिया, नहीं छोड़े। इतने बड़े ठरकी, ये तो नजरों का रेपिस्ट है, नजरों से रेप कर लेता है। तो कहाँ का प्राइम मिनिस्टर ऐसे होते हैं? सबसे महंगी ड्रेस ये पहनता है, सबसे आवारा प्राइम मिनिस्टर हमारा ये, जिसका भारत में पैर ही नहीं लगा, कूद कूद के बाहर जाता था, कूद कूद के बाहर, सबसे महंगा प्राइम मिनिस्टर। तो भैया हम माफ आए इस चाय वाले से, बचाओ हमें चाय वाले से, बचो इस चाय वाले से। अगर चाय वाले ऐसे होते तो ये तो हमें बर्बाद कर चुका। आजादी लो इस चाय वाले से, उखाड़ फेंको इनको, एकजुट हो जाओ। बिहार में इलेक्शन है, दिखा दो कमल को, कीचड़ में घुसेड़ दो। यूपी में इलेक्शन, कीचड़ को, इनको कमल को कीचड़ में घुसेड़ो। बिहार में भी कीचड़ में घुसेड़ो उस कमल को। और बंगाल में भी हर जगह इनके पिछवाड़े पे लात मार के इनको बाहर करो। अभी तो वहां से बाहर करो, फिर देश से बाहर करेंगे इनको, क्योंकि ये चाइनीज चाटुकार है, पहले ब्रिटिश चाटुकार थे। और आप यकीन करिएगा, अगर आप इनका इतिहास उठाकर देखें तो बहुत, जब ये अंग्रेजों की हुकूमत थी तो इन हरामखोर आरएसएस वालों फाइटर को फांसी पे चढ़वाया था, फांसी पे। ये वो दलाल हैं, ये वो दल्ले हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ये हमारा वाला नहीं कहते भीमराव अंबेडकर का। इन्होंने अपना बना रखा है 30 पेज का कॉन्स्टिट्यूशन, ये उसको फॉलो कर रहे हैं और उसकी नजर में ये सिर्फ आतंकवाद फैलाते हैं। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अगर मेरा लाइव आपको अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर करें और मेरा फेसबुक पेज प्लीज उसको लाइक दे दें, उसको फॉलो करें। क्योंकि मैं एक आवाज हूं, मैं ये नहीं कह रही मैं कुछ सेलिब्रिटी हूं, कुछ हूं। मेरा पेज मेरी ताकत है कि अगर मैं कोई वीडियो अपनी वहां डालती हूं तो फिर मुझे किसी मीडिया की भी जरूरत नहीं, वो वहीं पर चल जाए। तो इसलिए प्लीज मुझे मजबूत करिए, मेरे पेज को जाके फॉलो करिए और लाइक करिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, जय भीम, जय संविधान।